चलें जी, इट्स मी ज़िशान ज़फ़र। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली PMS 10 क्वालिफायर वेटिंग फॉर द एलोकेशन। ठीक है, आज का जो हमारा जो गप है, छोटी सी हम डिस्कशन करेंगे। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। PMS 10 के हवाले, PMS 11 के हवाले से जो अभी आपके 22 अगस्त को होने जा रहे हैं, उस पे हम छोटी सी गप लगाएंगे। ये जो आखिरी दिन होते हैं, इन दिनों में कुछ चीज़ें स्पेशली जो हैं वो मुझे लगता है जो एस्पायरेंट हैं उनको करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए। हम ये सारे कंपल्सरी और ऑप्शनल्स की जो है डिस्कशन करेंगे जितना हम सेशन में कर सके। ठीक है, शैल वी स्टार्ट जी। आई एम वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एडमिन एंड द मॉडरेटर जो अरसलान अहमद हैं जी, काजी साहब। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया जी, इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ऐसे। ठीक है, PMS का आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम फिर थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि PMS और CSS का अब कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब हम उसके स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आई डू बिलीव कि PMS इज़ इक्वली कंपेटिटिव जितना CSS कंपेटिटिव है, और उसका ऐसे और उसका एग्ज़ामिनर जो है वो अब उस कंपटीशन को बेटर एंड बेस्ट के तौर पे ही कंसीडर करता है। थैंक यू सर, थैंक यू मुर्शिद ग्यास। बस शुरू रखी है, बस अगला करेगा, सूट करेगी और हमें भी जो है नसीहत मिलती रहेगी। थैंक यू। अच्छा, इंग्लिश ऐसे की जब हम बात करते हैं, मेरे पास कुछ जो है अपना एक्सपीरियंस है, उसी को मैं शेयर करूँगा। उसी को जो है या एक दो एग्ज़ामिनर्स के साथ मेरी पास्ट में गप लगी है मुल्तान में रहते हुए, उसी का आप लोगों के साथ ही शेयर करना है। देखें, सबसे पहले जो टॉपिक सिलेक्शन है, या आप पास होंगे या नहीं होंगे, इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। कभी कभी लगता है कि जो टॉपिक आप करने जा रहे हैं वो आप कुछ मिथ्स हैं जी। ठीक है, कि टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जो कोई और नहीं सिलेक्ट कर रहा, टॉपिक वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके पास फैक्ट्स शायद आपके पास ज़्यादा हैं। दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम ऑफ करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स कि आप खाली फैक्ट्स की बात करें। आप बिल्कुल बेसिक्स के साथ जाते हैं। सबसे पहले यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। जो पैराग्राफ के 4 एसेंशियल्स हैं, अगर आपको वो आते हैं तो आप पहला टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक थीम स्टेटमेंट, ठीक है, कपल्ड विद योर आर्गूमेंट, फैक्ट टू प्रूव योर आर्गूमेंट, कुछ एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन, हर पैराग्राफ। अब टॉपिक सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनर जो है जो टॉपिक्स देता है, वो टॉपिक्स बेसिकली कुछ एरियाज़ हैं। ठीक है, आपने उस पर काम किया होगा, आपने ज़रूर कुछ एसेज लिखे होंगे, तो कुछ एरियाज़ हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पास पेपर्स देखें आप कि एग्जामिनर जो है लिटरेचर भी यूज़ कर रहा है। इज़ आस्किंग ऐसे फ्रॉम द आर्ट्स, he is asking essays from the contemporary affairs, he is asking essay on the general concepts, he is asking on certain issues। ठीक है, तो ये 5-6 एरियाज़ हैं। अब जब वो इश्यूज़ पूछता है तो ही इज़ लुकिंग फॉर द रिकमेंडेशंस आल्सो। इफ इज़ आस्किंग फॉर अ कंसेप्ट, जो कुछ जनरल आर्गूमेंट, जनरल कंसेप्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ओपन एंडेड ऐसे बहुत कम हो गए हैं, अब एग्जामिनर नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर वो किसी जनरल ऐसे को इश्यूज़ और प्रॉस्पेक्ट्स के साथ पूछता है, सो आपको एक थीम बड़ा क्लियर होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक सिलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जी आपकी कामयाबी में। इस साल भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की नेचर आई थिंक उतनी ही जाएगी जितना PMS 10 का स्टैंडर्ड था। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड वहीं होगा, पासिंग क्राइटेरिया उसी परसेंटेज पे जाएगा। तो ये पहले 2 एग्ज़ाम्स आपने हैंडल करने हैं, जो GK है और आपका करंट अफेयर जो ऐसे है, पहले आपने इनको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है? फॉर एग्जांपल जी, लास्ट टाइम आई चूज़ द टॉपिक जो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो गेम है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर्स की है।
अब प्राइमरी हेडर्स का मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट आपको टॉपिक में से दी गई है आप उससे डेविएट ना करें। ही इज़ आस्किंग, आप उससे एग्जामिनर को शो करें कि जो आपने मुझसे पूछा है मैं उसी को हिट कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, ताकि आप डेविएशन ना करें टॉपिक से। तो स्टिल रिमेंबर द मेजर हेडर्स आई यूज़ इन दैट ऐसे इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें अगर आपकी आदत है कि आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, गो फॉर इट, जैसे आपके एग्जामिनर्स ने, आपके उस्तादों ने आपको बताया है। अगर आप उसमें सब पॉइंट्स लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3, गो फॉर इट, ठीक है। आप उसी तरीके से जाएं जैसे आपके टीचर ने आपको आपका स्टैंडर्ड सेट किया है। उसके बाद जो सेकंड हेडर है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, प्राइमरी हेडर में विदाउट सेकेंडरी हेडर्स आप बताएं एग्जामिनर को कि भाई मैं इसका आउटलुक देने जा रहा हूँ, ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या चीज़ है, इसकी जो कंप्रिहेंसिव अप्रोच है वो ये खुद किस पे डिपेंड करती है, जियो पॉलिटिक्स पे, या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इन किस किस चीज़ों पे, सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द रीजन, ये खुद किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। बट क्योंकि ये ऐसे नहीं है, असल ऐसे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इसका प्राइमरी हेडर यूज़ करते हैं इन अ वन लाइनर, ठीक है, इन अ क्लॉज फॉर्म, जो आपके एग्जामिनर्स ने आपको बताया होगा कि क्लॉजेस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चैलेंजेस बताते हैं, और वो चैलेंजेस कंप्रिहेंसिव होने चाहिए, क्योंकि पीछे आप बर्ड्स आई व्यू दे चुके हैं, उसको एनालिसिस दे चुके हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्या। उसके बाद आप उसको चैलेंजेस बताते हैं। स्टेटमेंट में पहले चैलेंजेस पूछा गया है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं, और एग्जामिनर ने 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस पूछे हैं, तो उसको 20वीं सदी के चैलेंजेस से सरोकार नहीं है, वो आप एनालिसिस में देख सकते हैं, एक ही पैराग्राफ में सम अप कर सकते हैं। तो आप चैलेंजेस बताएं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पाकिस्तान को क्या हो सकते हैं। फिर आप उसके बाद उसने पूछा है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वहीं प्राइमरी हेडर यूज़ करें, इसी के सब हेडर्स दें, ठीक है। अब आपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, क्या ऐसे कंप्लीट है? नो जी, अब आपने उन चैलेंजेस के सोल्यूशन तो देने हैं ना, उन चैलेंजेस को तो रिमूव करना है, किसी तरीके से हैंडल करना है। तो अब आप चैलेंजेस के सोल्यूशन देंगे, लेकिन हेडर की हिट करेगा कि मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उन्हीं चैलेंजेस के हैं जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब आपको कोई नया सोल्यूशन नज़र आ रहा है, लेकिन चैलेंज आपने वो नहीं लिखा, तो कोहेरेंस और कोहेसिवनेस पे प्रॉब्लम होगा ऑटोमेटिकली। तो जो आपने चैलेंजेस दिए हैं उसी के सॉल्यूशंस देने हैं, उसी की रिकमेंडेशंस देनी हैं कि यहाँ पर कंप्लीट है। मैं समझता हूँ कि कंप्रीहेंसिव ऐसे का तरीक़ाकार क्या है, वो कुछ प्राइमरी हेडर्स हैं जो आउटलाइन में आपके ऐसे को बाकियों से ज़रा मुनफरिद कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के केस में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिपेंड करती है हमारी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। पास्ट की हिस्ट्री एविडेंट है कि हमने इस लोकेशन, तो जियोग्राफी तो फिक्स है ना सिंस 1947, हमसाए फिक्स हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं किए, ठीक है। अब आपने पास्ट में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उसको यूज़ करते हुए बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिक्स आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से कुछ फ़ायदे उठाए या जियो इकोनॉमिक्स के फ़ायदे उठाए, ठीक हो गया। क्या आपने उस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पास्ट में अपने टेन्योर को एक्सटेंड किया या उसके फ़ायदे नीचे बाकी एरियाज़ में पहुंचाए जो अपॉर्चुनिटीज़ आप बता चुके हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज़, ठीक है, कंप्रीहेंसिव अप्रोच कुछ इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके पीछे आपका जो पॉलिसी, जो थिंक टैंक है, वो बेसिकली इसको जियो इकोनॉमिक्स की टर्म में यूज़ करता है, जियो पॉलिटिक्स की टर्म में यूज़ करता है। इवन इन दिस 21st सेंचुरी ग्लोबल पावर डायनामिक्स आर आल्सो चेंजिंग। ये मेरा एरिया था, ठीक है, मैंने खुद पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपने एरिया पे ऐसे लिखा था। सो सेकंड इंस्ट्रक्शन है जो आपका एरिया है, जिस पे आपके एग्जामिनर ने, आपके टीचर्स ने पास्ट में आपके एसेस पास किए हुए हैं कि यू कैन राइट ऑन सोशल इश्यूज़, गो फॉर इट। यू कैन राइट ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, गो फॉर इट। यू कैन राइट ऑन आर्ट, ठीक है, आर्ट्स पे लिख सकते हैं, लिटरेचर पे लिख सकते हैं, गो फॉर इट, ठीक है। तो जो आपका सबसे ज़्यादा ऐसे अच्छे तरीके से आता हो, अच्छे तरीके का मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
सेकेंडली जो आपका अपना एरिया हो, ठीक है, इन दोनों को मिला के टॉपिक सेलेक्ट करना है। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जी, पीएमएस में ऐसे 2 घंटे का है, 3 घंटे का नहीं है। तो आप की आदत होती है जी 1 घंटा 10-20 मिनट में आप आउटलाइन बनाते हैं और इंट्रोडक्शन लिखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट मेमोरी मैपिंग करनी होती है, स्ट्रक्चर चीज़ें करनी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना फास्ट कर दें कि गेम से ही आउट हो जाएं, ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन में जो टाइम लगता है उसको लगाएं, देखें कि आपके पास उसका एनालिटिकल व्यू ओवरव्यू जो है, जो उसको कोहेसिव और कोहेरेंस बनाएगा वो कंप्लीट है, देन गो फॉर इट। तो आउटलाइन कंप्रीहेंसिव लिखनी है या शॉर्ट आउटलाइन लिखनी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की है, ठीक है। लेकिन दोनों सूरत हाल में जो एग्जामिनर ने पूछा है उसी को आपने डायरेक्टली हिट करना है। यहाँ पर आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे जा रहे हैं या आप कुछ ऐसे इश्यूज़ पे जा रहे हैं जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के हैं, ठीक है, जिसके कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं एंड देन सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे आपने चूज़ किया है, तो उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस से ही अपना इंट्रो स्टार्ट करें। इंट्रो में व्हाट यू हैव टू राइट द पिक्चर ऑफ योर होल ऐसे। इंट्रोडक्शन इज़ द प्रेसी नहीं कह सकता, पिक्चर ऑफ योर होल ऐसे, टू टेल एग्जामिनर दैट दिस इज़ द डोर, आई विल राइट दिस थिंग्स। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपके इंट्रो में क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ये नहीं लिखना कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे, सेकंड पार्ट ऑफ द ऐसे, बट वो पिक्चर शो करे। सेकंड पार्ट ऑफ द ऐसे इसको डिस्कस करेगा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर मेंटेन हो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। उसके बाद आप जो जंप है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ, ठीक है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इंग्लिश ऐसे, देखें जी टाइम 2 घंटे का है, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाए बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ, जो बहुत अच्छे एस्पायरेंट्स हों उनके साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, जो आपके पास आपकी घड़ी है उसके साथ आप खुद कंपैटिबल रहेंगे, उस प्रेजेंट रहेंगे उस इन्वायरमेंट में, क्लास में। तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके हिसाब से आपने प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ी ज़रूरी है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, वो इसलिए कि जो आपका ऐसे है वो कंक्लूजन, उसका एक स्ट्रक्चर है जी, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। इन ये जो है ना, ऐसा ना हो कि जल्दी में आपसे कंक्लूजन मिस हो जाए। लेट्स से आपका कंक्लूजन नहीं है तो इट विल हर्ट द कॉज, जो आपकी मेहनत है पिछले 5-6-7 महीने की, वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो इंट्रोडक्शन अगर है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, तो कंक्लूजन भी ज़रूर हो। तो उस ऐसे का कंक्लूजन मिस नहीं करना इस 2 घंटे के टाइम में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अगर तो किसी सूरत भी आपके बॉडी पैराग्राफ्स कंप्लीट ना हो पा रहे हों तो जो रिमेनिंग है उसको सम अप कर लें, ठीक है। बट ये ना हो कि स्ट्रक्चर छेड़ दें, जो आउटलाइन में आपने डायरेक्शन दी है उसी के मुताबिक 1 और 2 पैराग्राफ में आप उसको सम अप करें और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर दें। क्लियर हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास पहला जो पेपर है इंग्लिश ऐसे का, इसके कुछ तो अभी कुछ टॉपिक्स, मैं ये तो नहीं कहता कि भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे वहाँ ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैं यही समझता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट, अच्छा एस्पायरेंट एग्जामिनेशन सेंटर में ही ऐसे को कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। मैं जब पास हुआ हूँ तो वो इसी वजह से हुआ हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्ट ही वहाँ की है। जिस पे पहले प्रैक्टिस थी, जिस पे पहले ईमान था, वो नहीं हुए थे। तो ऐसे वहाँ ही कंस्ट्रक्ट करें, बट डजंट मीन कि आप प्रैक्टिस नहीं करें। आप इंट्रोडक्शन लिखें जी कुछ, ठीक है। इन दिनों में इंट्रोडक्शन लिखने का मकसद ये है कि अब आपने ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने हैं जो ओवरव्यू दें आपके पूरे स्टेटमेंट की, जो पूरे टॉपिक की, ठीक हो गया। तो ये आप कर सकते हैं ऑन सर्टन टॉपिक्स। पास पेपर से ऐसे आ जाता है, तो इस साल अगर कुछ मैं 5-6 एरियाज़ बता सकता हूँ, मेकिंग ऑफ न्यू प्रोवेंसेस इन पाकिस्तान, उसके चैलेंजेस देखें, उसके प्रॉस्पेक्ट्स देखें, और पंजाब सेंट्रिक नहीं रहना, चूँकि पीएमएस पंजाब है, बट डजंट मीन कि उसने ऐसे पंजाब की प्रोविंशियल डिवीज़न या डेवोल्यूशन का पूछ लिया, तो आपसे उसने ऐसे मेकिंग ऑफ न्यू प्रोवेंसेस इन पाकिस्तान का पूछा है। तो आप देखें सिंध में क्या चल रहा है,
ठीक है, नहीं सेम हो ही नहीं सकती ना, 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे की टाइम में लेंथ सेम नहीं हो सकती। वो इसके इवन के डिमांड भी सेम नहीं है, ठीक है। इधर उसने वो सेम 2500 वर्ड नहीं पूछे हुए आपसे, 1500 वर्ड्स हैं, तो लेंथ सेम नहीं है। तो मेकिंग ऑफ न्यू प्रोविंसेस देखें जी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन का कोई जो है एमलगमेशन इन दोनों में छेड़छाड़ करके कोई एग्जामिनर अगर पूछना चाहे। पोस्ट कोविड इम्प्लीकेशंस देख लें जी, सोशियो इकनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, स्पेशली इन द टर्म ऑफ पाकिस्तान। जो आपके सोशल सेक्टर्स हैं या इकनॉमिक सेक्टर हैं, वो ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में कैसे अपने जो है स्टैंड करना है, उसके बाद फ्यूचर में कैसे रिवाइव करना है। तो पोस्ट कोविड इम्प्लीकेशंस देखें। उसके अलावा हैज़ डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर इन पाकिस्तान, ऐसे स्टेटमेंट के भी इंट्रोडक्शंस लिखें, ठीक है, क्योंकि ऑन गोइंग डिबेट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो है उस पर हो रही है। तो डेमोक्रेसी, हैज़ डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर इन पाकिस्तान, अब ऐसे ऐसे में यस तो नहीं लिखते कि डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड, कम से कम इन पाकिस्तान की सिचुएशन में। तो लास्ट ऐसे जी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसको भी देखें। बाकी जो आपके टीचर्स ने आपको लिखवाए हैं, देखे हैं, इसका गैस कोई नहीं होता, ठीक है। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में ये कहानी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इन कुछ एरियाज़ पे आप इंट्रो और आउटलाइंस बना लें। पेपर बी प्रेसी, अगर इंग्लिश का हम देखें तो ये कंपैरेटिवली सीएसएस की प्रेसी से आसान होता है। उस पेपर से पासिंग रेशो बताती है कि ये उससे बहुत आसान है। क्यों आसान है जी? उसकी रीज़न है, और इसी रीज़न को आपने यूज़ करना है इन दिस कंपेटिटिव एग्ज़ाम इन योर फेवर, ठीक है। हाउ? यहाँ पर जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो कंपैरेटिवली इजी है सीएसएस की ग्रामर के पोर्शन से। ये आपको जो नरेशन है, ये जो वॉइसेस हैं और जो इडियम्स हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल तक बिल्कुल आसान ही आती हैं, ठीक है। कोशिश करें यहाँ नंबर लूज़ ना करें आप। तो जो बीए की किताबें हैं वहाँ से ये रूल्स एक दफ़ा विज़िट करें, नरेशन के, वॉइसेस के, इडियम्स जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। इडियम अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो गलत नहीं होता। तो यहाँ इस जगह पर नंबर लूज़ नहीं करने। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोर्शन 5 नंबर का इतना मुश्किल नहीं आता जैसे सीएसएस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो इसको कंपेटिटिव एग्ज़ाम की टर्म में, कंपटीशन में लेना है। ये ना हो कि प्रेसी पे फोकस है सारा, ठीक है, और आपका जो है वो पैराग्राफ पे फोकस है और आप सब कुछ मिस कर गए। तो इस जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, यहाँ आपने स्कोर करना है, ठीक है। अब आपकी प्रेसी सेम रूल है जी जो सीएसएस की प्रेसी है। एक लास्ट हिंट जो मुझे लगता है कि आपकी शायद बाकी जो प्रैक्टिस है वही है जो आपने की हुई है, उसी का रिज़ल्ट मिलना है आपको। लेकिन प्रेसी का लिखने का तरीक़ाकार अगर आप अभी भी कुछ मुश्किल फ़ेस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए है सिर्फ, बाकी की जो प्रैक्टिस है वही है कि प्रेसी का जो पैसेज का जो क्रक्स है ना, दैट मस्ट बी योर फर्स्ट सेंटेंस। लेट्स से पिछले साल की जो प्रेसी थी वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर आर इनसेपरेबल, इज पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, ये इनसेपरेबल, ये कंटेक्स्ट था, उसका क्रक्स था, दोनों का ताल्लुक है। तो दैट मस्ट बी योर फर्स्ट सेंटेंस। इसका फ़ायदा क्या होगा? इन द लेटर लाइन्स, जो आपकी बाद में आने वाली लाइन्स हैं, यू विल बी यूजिंग द प्रोनाउंस, ठीक है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ब खुद ईजी हो जाएगी अगर जिसको ये हिंट समझ आया है। तो जो क्रक्स है उसको फाइंड करें, ढूंढें, एग्जामिनर को बताएं कि मुझे समझ लग गई है, मैं प्रेसी कंप्रीहेंड कर चुका हूँ, दैट मस्ट बी योर फर्स्ट लाइन। एक ही टाइटल देना है, ठीक है, जिस तरीके से देना है एक ही टाइटल हो, दूसरा टाइटल नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जामिनर ने आपको, आपके टीचर ने बताया है वैसे ही लिखें। लेट्स से टाइटल का क्लास होनी चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। कोशिश करें कि टाइटल जो है वो क्लास हो विदाउट हेल्पिंग वर्ब। उसमें जो 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये चीज़ें ना हों, ठीक है, क्लासेस हों जो टाइटल लिखा जाता है।
टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, TITLE, ठीक है। मार्कर से आपने सेंटर में जो टाइटल है वो लिखना है। स्टार्ट द प्रेसी, इन द एंड गिव हिम द इक्वेशन, ठीक है। लेफ़्ट साइड ऑफ द पेपर, सॉरी जो आपका राइट साइड है पेपर का, यहाँ पर आपने इक्वेशन देनी है उसको। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब है जी कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन पैसेज काउंट करने, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन यूर प्रेसी। सो 300, 197 प्लस माइनस 5 to 10 डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पैसेज, ये हो सकता है। तो आप उसको इक्वेशन दें, उसके लिए आसान करें काम, ठीक है। एग्जामिनर के लिए काम आसान करेंगे, वो आपके लिए काम आसान करेगा। तो एंड में व्हाट आई वांटेड टू से इज़, इफ़ दिस इज़ योर टाइटल, अगर आपका यहाँ सेंटर में टाइटल आया है तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन दें, नंबर ऑफ वर्ड्स इन पैसेज, नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसी, नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रेसी, माई प्रेसी नहीं प्रेसी, ठीक है। जो 1/3 लेंथ है उसी का हिसाब से रूल लेके चलें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पेपर इज द पैराग्राफ राइटिंग। ही इज आस्किंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ्स नहीं है भाई, पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ लिखना है। वो आपको लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा या लग रहा है, उसका कोई सरोकार नहीं है। इज आस्किंग, क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ। तो भाई आप 2 पैराग्राफ कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, बेसिक जो कॉमन सेंस है। तो ही इज आस्किंग राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखें, और एग्जामिनर को शो भी हो कि आप पैराग्राफ राइटिंग से वाकिफ़ भी हैं, उसके एसेंशियल्स यहाँ भी नहीं छोड़ने, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैराग्राफ, नॉट द टाइटल यू आर गोइंग टू राइट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैराग्राफ। लेट्स से कुछ पैराग्राफ पास में उसने पूछे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। अगला मैं टाइप बताता हूं, गुड गवर्नेंस इज द की टू प्रॉस्पेरिटी, या जो भी था, ठीक हो गया। 1-2 लिटरेचर के थे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अच्छा, अब पहला जो है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, ये कुछ और टाइप है पैराग्राफ राइटिंग की। गुड गवर्नेंस इज द की टू प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की बहुत सारी और भी चीज वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस इज द की, तो इसकी टाइप कुछ और है, इसको लिखना किसी और तरीके से पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो आपके एसेंशियल्स हैं पैराग्राफ राइटिंग के वही रहने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज जी, उसने पूछा आपका हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब ये एक स्पेसिफिक नहीं है पैराग्राफ, ये एक जेनेरिक है, ठीक है। तो जेनेरिक पैराग्राफ लिटरेरी राइटिंग में आपने विल दुरंत पढ़ा है, रसल पढ़ा है, शैले पढ़ा है, वुड्सवर्थ पढ़ा है, शेक्सपियर पढ़ा है, तो फिर तो गुड इनफ है। अदरवाइज तो आपको इसको स्पेसिफिक करना है। अब स्पेसिफिक कैसे करते हैं, देयर इज अ टेक्निक इन इट, इन्वॉल्व इन इट। सो व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू से इज, पैराग्राफ लिखना जो है उसकी टाइप भी आइडेंटिफाई कर लें। वाई? इफ ही इज आस्किंग जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, दिस इज अ फैक्ट, there are certain causes behind this gender inequality, so there is a comparative analysis। भाई gender equality क्या है? अब gender inequality पाकिस्तान में किन किन चीज़ों ने इसको रोल प्ले किया है inequality की तरफ लाने में, इसके impacts क्या हैं, what is the solution, ठीक है। but in a single paragraph the structure you have to follow। अगर इसका थीम स्टेटमेंट है, थीसिस, ठीक है, फिर आपका आर्गूमेंट, फिर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स टू प्रूव यूर आर्गूमेंट ट्रू, व्हाट द स्टांस यू आर टेकिंग, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, इफ देयर आर कॉज एंड इफेक्ट इन्वॉल्व इन दैट टॉपिक, एंड देन कंक्लूजन। ये 4 चीज़ें पूरी हैं तो पैराग्राफ एसेंशियल्स पूरे हैं, ठीक है, यू आर गुड टू गो।
बट टाइप ऑफ द पैराग्राफ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा जा रहे हैं। तो इसका तरीका ये है, पास पेपर्स देखें, एग्जामिनर्स ने जो आपसे पैराग्राफ पूछे हैं उसमें मोस्टली जो पैराग्राफ्स हैं वो जेनेरिक होते हैं, ठीक है। और आपको इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक इट लेमनेड, अब आपके इसको कितना लिख सकते हैं जेनेरिक वे में, यू हैव टू मेक इट स्पेसिफिक विद द क्लियर एग्जांपल्स, ठीक है, जो लिविंग एग्जांपल्स हों उसके साथ। अब पैराग्राफ में रेफरेंसेस डालने की बड़ी आदत होती है जी हमें, ठीक है। तो रेफरेंसेस यूज़ करने का तरीका चेंज है यहाँ पर आप वैसे रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते जी। पैराग्राफ मिडल में छोड़ा, सेंटर में मार्कर यूज़ किया और 2 लाइनें छोड़ दी कि भाई मेरा पेपर प्यारा लगे, और आपने नीचे इन्वर्टेड आपने जो है ब्रैकेट्स में आपने नाम लिख दिया जी कि इस भाई साहब ने ये बात कही थी, जो मेरे पैराग्राफ को सूटेबल रेफरेंस के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ कोट या एज अ रेफरेंस। नो, यू कैन नॉट राइट दिस इन दिस स्टाइल, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में रेफरेंस का तरीका कुछ और है, यू हैव टू पुट इट इन द लाइन्स, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। सो ये देखें, ट्रांसलेशन जो है प्रैक्टिस कर लें, बीए की एक्सरसाइजेज देख लें, अखबार आप पढ़ रहे हैं आजकल उर्दू की वजह से, तो देखें टेंस आइडेंटिफाई कर लें कि उसने पूछा कौन से है, ठीक है। इडियमेटिक एक्सप्रेशंस वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है मुझे 10 इडियम्स लिख के दे दो ट्रांसलेशन के अंदर। तो बस जो है कंटेक्चुअल मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं भी आता तो उस जो लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है उससे पहले और बाद में देख लें, ठीक है। जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। मकसद उसका ये है, उसका मकसद आपसे यहाँ पर स्टेनो की जॉब कराना नहीं है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पेपर बी है। अच्छा जी, अब द डिस्ट्रॉयर जीके। अब जीके ऐसा पेपर है जो ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है, कि पास पेपर्स करें वो इनफ हैं, उससे ज़्यादा कर लिया वो भी इनफ नहीं है, तो क्या करें इस जीके का। और इवेंचुअली 2019 की तरह जीके आ जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। देखें, प्रॉब्लम आपने बनाई हुई है बाय नॉट फॉलोइंग द सिलेबस। आपको एक क्लियर डायरेक्शन दी है एग्जामिनर ने सिलेबस बता के, अब उसमें कुछ एरियाज़ जो हैं वो आपके नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग। मान लेते हैं आप बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर उसको डिफ़िकल्टी लेवल पे चला गया तो। अगर आप सोशल साइंसेज से ताल्लुक़ रखते हैं तो हिस्ट्री का जीके मुश्किल हो सकता है मे बी आपके लिए। तो अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और मैथ की किताबें हैं उन पे एंड में दिए हुई जो एक्सरसाइजेज हैं आप वो कंप्लीट करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिटेल नहीं, चैप्टर्स नहीं पढ़ने, उसमें मौजूद एंड वाली एक्सरसाइजेज कंप्लीट करें, ठीक है। सिलेबस उठाएं जी, सिलेबस उठाएं तो ये जो टास्क किया ना आपने, इससे आपके 20-25 MCQs हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने जीके का सिलेबस PPSC ने जो आपको दिया है वो देखें, उसमें कुछ पहला जो हेड है ना वो ही प्रॉब्लमेटिक है, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अगर वो डीप चला जाता है। लेकिन बाकी हेड बहुत आसान है, बस आपने उसको डिफ़िकल्ट खुद बनाया हुआ है। अभी अगर कुछ एरियाज़ करने हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेड क्वार्टर्स, उसके सेक्रेटरी जनरल्स, उसके हेड्स, ठीक है। अगर कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो वो देख लें, किधर मेंबर बना, कब मेंबर बना। अगर कोई इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल है जो उधर इम्पोर्टेंट है वो देख लें, ठीक है। कुछ ये MCQs बनेंगे, कुछ 70-80 बनेंगे टोटल, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और अगर आप सर्च करेंगे तो अवेलेबल हैं, एक ही जगह पर मिल जाते हैं आपको। सेकंड, अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख लें, इसके MCQs देख लें, ठीक है। अब आपकी आदत होती है जी 1956, 1962, 1973, अगर ये देखने भी हैं तो इसकी टोटल आर्टिकल्स देखें, अमेंडमेंट्स देखें, ठीक है। उसके अलावा 1935 का एक्ट देखें, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल्स में, वहाँ पर एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें आर्टिकल्स का, कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, नेशनल लैंग्वेज कहाँ पर है, कश्मीर का फ़ैसला कहाँ पर होगा, अगर वो किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, सेंटर प्रोविंस रिलेशन कहाँ। वेबसाइट ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल्स में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन, उसके चैप्टर्स देख लें या आर्टिकल्स देख लें, यहाँ क्लियर हो जाएगा। कुछ बुक्स हैं जी, ठीक है, वहाँ से एक आधा MCQs आ जाते हैं। अगर आप CSS के एस्पायरेंट हैं तो आधी तो आपको आती होंगी, अगर आप नहीं रहे PMS के ही एस्पायरेंट हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनके ऑथर्स के नाम हैं, वो देख लें, ठीक है। स्पेशली जो आपके इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट हैं जी, फ्रॉम अफ्रीका नेल्सन मंडेला साहब हो गए, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके प्रेसिडेंट्स ने जो बुक लिखी हैं आज तक, या उनके ऑफिशियल्स ने जो लिखी हैं, या बुक्स जो पाकिस्तान के किसी इंडिविजुअल के बारे में लिखी गई है, ठीक है, ये देखें। उसके अलावा GK का जो पोर्शन है, फिर वाइटामिन्स देखें आप, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी देखें, स्केलेटन के बारे, आपके एनाटॉमी के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में भी क्लियर हो जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वहाँ ही 9th-10th की किताबों में हो जाएगा, ठीक है। अब ऑन द फाइनल डे व्हाट यू हैव टू डू इज़, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आपका एक्सपीरियंस अगर इसे तजाद करता है तो भाई आपने मेरी ही सुननी है। अगर आपके 50+ फर्स्ट गो में ठीक हैं, 50+ फर्स्ट गो में आपके ठीक हैं, गो फॉर द मैक्सिमम। वाई आई एम सेइंग दिस, आपके 40 कंसेक्यूटिव अगले गलत हैं तो 10 नंबर कटेंगे, 10 वो कटे, 40 वो गलत हुए तो 50 आपके मार्क्स माइनस होंगे, ठीक हो गया। लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ मैथ का स्टूडेंट लगाता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट किए, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा नहीं है कि 40 ही गलत होंगे। लेकिन अगर आपके 60-70 के करीब ठीक हैं तो फिर रिस्क लेवल कम करते जाना है, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ वो ही MCQs छोड़ने हैं जिसके बारे में आप श्योर हो कि भाई अब आपको ये नहीं आता। अब ये श्योरिटी कब लेनी है, बाकी MCQs पे कुछ टेक्निक्स लगा के, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी अगर देखें जी, आपको एक MCQs नहीं आता, देयर इज़ अ चांस कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर ठीक होगा, एंड 75% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर गलत है। तो इस 75% के रेशो को कम कर दें, गो फॉर द ऑप्शन विच यू श्योर कि ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 2 ऑप्शन होंगे, हो सकता है कभी 3 ऑप्शन नज़र आ जाए तो रिमेनिंग बचता है वो ठीक है। तो जिन MCQs पे प्रोबेबिलिटी लग सकती है वो लगाएं, ठीक हो गया। जो बिल्कुल ही श्योर है ना, श्योर है कि भाई नहीं आता, उसने डेट पूछ ली है, एग्जैक्ट डेट पूछ ली है, उसके बारे में तो श्योरिटी मुश्किल हो सकती है। इफ़ ही इज़ आस्किंग अ ईयर तो चांस लग सकता है, मैं तुक्का नहीं कह रहा, बट प्रोबेबिलिटी चांस लग सकता है अगर आप पीस ऑफ माइंड अवेलेबल है वहाँ पर। लेट्स से वो आपका डेट पूछ लेता है जी, कि ईयर पूछ लेता है, ठीक है, तो आप उस इवेंट को थोड़ा सा पीछे और आगे कुछ फ्यू सेकंड्स में देख सकते हैं, देन कंफर्मेशन हो सकती है। बट अगर उसने एग्जैक्ट डेट पूछ ली है तो वहाँ पर अगर श्योरिटी नहीं है तो फिर उधर प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते। नाउ दूसरी ट्रिक जी, जो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने PMS क्लियर किया हुआ है, वो उनकी है कि अगर आपके 30-25 ठीक हैं, ऑलरेडी आप सेफ साइड पे नहीं हैं, फिर गो फॉर 100। पहले में मैंने कहा गो फॉर मैक्सिमम, नॉट फॉर द 100, मैक्सिमम जहाँ तक आप प्रोबेबिलिटी या बाकी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी फर्स्ट अटैम्प्ट में 30 ठीक हैं और यू आर नॉट इन द सेफ साइड,
देन गो फॉर द 100, ठीक है। बट शर्त ये है कि पहली फेज में आप सेफ साइड में नहीं है, ठीक है जी। जीके ये है उर्दू, बहुत सारे इवाम परेशान होगी मजमून नवीसी के बारे में, शेरों की तशरीह के बारे में, बट इस सब पे आपने 40 नंबर इग्नोर कर दिया या कर जाएं, मे बी प्रोबेबिलिटी है, चांस है, क्योंकि अभी तक पेपर नहीं हुआ तो शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। 40 नंबर कैसे आपने इग्नोर कर दिया? आपने मुहावरे वो फोकस नहीं किए जितना करने चाहिए थे, आपने गलत फ़िक्रों की दुरुस्ती उस पर इतना फोकस नहीं किया। तो जो गलत फ़िक्रों की दुरुस्ती है और जो मुहावरे हैं, यहाँ मैक्सिमम स्कोर करना है, चांस ही नहीं है कि आपने यहाँ गलत करना है कुछ, ठीक है। अब आपके बाकी बच गया जी तशरीह का क्या करना है? एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, पास्ट पेपर्स पे भी क्लियर हो जाता है अगर आप उसको देखें। पहला जो शेर होता है या दूसरा जो पहला जो शेर होता है, आइदर इट इज़ फ्रॉम हमद और इट इज़ फ्रॉम नात। अब आई एम एज्यूमिंग आपको तशरीह नहीं आती, मतलब ही समझ नहीं आया। हमद की डेफिनेशन तो पता है क्या है, ठीक है। नात की डेफिनेशन तो पता है, क्लियर? आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो पहला जो शेर होंगे वो बेसिकली हमद या नात के होंगे। दूसरा जो आपने वहाँ पर देखना है, अभी आपके पास टाइम है, गज़ल और नज़म के शेरों का डिफरेंस देख लें, क्या डिफरेंस होता है। एक आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई जो अगले शेर होंगे उसमें से गज़ल के कितने हैं और नज़म के कितने हैं। गज़ल और नज़म का जो शेर है, ठीक है, उसका डिफरेंस देखें, वो तशरीह में थोड़ी सा सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, जो नज़म होती है उसके कुछ एरियाज़ होते हैं, वो इनफरादी हो सकते हैं, वो समाजी हो सकते हैं, वो किसी माशरे की बुराई के बारे में हो सकते हैं, वो कोई सबक हो सकता है, वो कोई तलकीन हो सकती है, वो कोई उम्मीद हो सकती है। नज़म के उन्वान हैं, कुछ एरियाज़ हैं, ठीक हो गया। अब गज़ल अपनी